शान। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है। उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हित को देखते हुए एक देश एक बाजार नीति को लागू करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों को अपनी फसल सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी की मंडियों में ही बेचने की बाध्यता होती थी, लेकिन अब एक देश एक बाजार नीति लागू होने के बाद ऐसी किसी तरह की बाध्यता किसानों के ऊपर से हट जाएगी। देश भर के किसान अब देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। कुल मिलाकर सरकार की नजर कृषि बाजार के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर है। तो आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधारों से संबंधित अध्यादेश से किसानों एवं उद्योग जगत को होने वाले लाभ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पीके स्वाइन, विवेक अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को आमदनी बढ़ाने, लागत मूल्य को कम करने पर विशेष बल दे रही है। हाल ही में अध्यादेश लाकर कुछ पुराने कानूनों को सरल किया गया है। इसके जरिए आने वाले समय में किसानों एवं उद्योग जगत के लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सकेगा। कृषि का क्षेत्र हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यह भारत की इतनी बड़ी ताकत है कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में यह खड़ी रहने में सक्षम है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है और वर्तमान परिस्थितियां भी इस बात की साक्षी हैं कि कोविड-19 के संकट के दौर में सारी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गईं, लेकिन कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था न सिर्फ अपने स्थान पर सफलतापूर्वक खड़ी रही, वरना किसानों ने अपने उत्पादन में वृद्धि भी की और सरकार के योगदान से फसल का उपार्जन भी गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। और ग्रीष्म ऋतु की फसल हो या खरीफ की बुआई का सवाल हो, इसमें भी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि दिखाई देती है। यह इस बात का परिचायक है कि हमारे देश को सशक्त और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है, तो कृषि और उससे जुड़ी हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसको जितना मजबूत हम बनाएंगे, जितना सक्षम बनाएंगे, उतनी ही तेज़ी से हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। और इसलिए आप सब ने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात तो अभी कुछ ही दिन पहले कही, लेकिन उन्होंने जब आत्मनिर्भर भारत की बात अपने उद्बोधन में कही, उससे कई दिन पहले भारत आत्मनिर्भर बने, इसकी बुनियाद को बनाना प्रारंभ कर दिया था। और इस दृष्टि से देखेंगे तो
विगत कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। कुल मिला के मंत्रालय को, राज्य सरकारों को और किसानों को एक लक्ष्य देने की उन्होंने कोशिश की कि हम समग्र रूप से और सामूहिक रूप से प्रयत्न करें जिससे कि किसान की आमदनी दोगुनी हो। और अगर इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और आमूलचूल परिवर्तन आएगा और यह व्यवस्था हमारी मजबूत होगी। कृषि का क्षेत्र हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से सारी अर्थव्यवस्था के लिए भी इसका बहुत महत्व है। और इसलिए जब कृषि मंत्रालय इस क्षेत्र में काम करता है तो किसानों की समृद्धता बढ़े और किसान कृषि में ठीक प्रकार से काम कर सकें, अपने उत्पादन को भी बढ़ा सकें, उत्पादकता को भी बढ़ा सकें, लागत को कम कर सकें, उत्पादन का उचित मूल्य उनको प्राप्त हो सके, खाद बीज और दवाइयाँ उनको समय पर ठीक गुणवत्ता की प्राप्त हो सकें और उनकी आय में भी सहायता हो सके। उनके लिए जिस कृषि अवसंरचना की आवश्यकता है वह आवश्यकता उन्हें उपलब्ध हो सके, इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं और भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से ये परिलक्षित भी होते हैं और इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप सफलता भी हमको दृष्टिगोचर होती है। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट कृषि साहित्यिक गतिविधि खंड में। इस सेगमेंट में हम खास तौर पर कृषि से जुड़ी हुई किसी न किसी पुस्तक पुस्तिका के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। और आज हमारी पुस्तक है जड़ी बूटियों की खेती। तो आइए देखते हैं ये पुस्तक चर्चा। तो आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसकी आज के अगर हम समय की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मांग है और ये है जड़ी बूटियों की खेती। जी हाँ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सुनील कुमार जोशी जी, जिनसे हम जानेंगे इस पुस्तक के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। जानना चाहेंगे, जैसे ही इसका शीर्षक ही बयां करता है जड़ी बूटियों की खेती, इसके बारे में इसमें विस्तार से जानकारियां दी गई होंगी। आप फिर भी बताएं कि इसके लेखक के बारे में और साथ ही उद्देश्य क्या रहा इस पुस्तक को लिखने के पीछे। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। मैं दर्शकों के साथ में एक पुस्तक को रूबरू करा रहा हूं जिसका नाम है जड़ी बूटियों की खेती। और ये पुस्तक जो है हमारे डॉक्टर वीरेंद्र चंद और हमारे डॉक्टर मुकुल चंद पांडे, जो वनस्पति विज्ञान के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। आप जानती हैं कि किसान जो है पारंपरिक और एक प्रचलित फसलों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत सी ऐसी औषधीय युक्त फसलें थी जिनका हमारा किसान जो है, काश्तकार जो है, वो समय समय पर इनकी खेती करता आ रहा था। उनको हमको जानकारी थी प्राचीन काल से ही। तो इस विषय को देखते हुए आज वर्तमान में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिससे हमारी जो शरीर की जो प्रतिरक्षा, वो इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। उसको देखते हुए हमने जो है इस पुस्तक के आज चर्चा करने का आज हमने जो है एक समय निकाला और आपसे बात कर रहे हैं। जी जोशी जी, साथ ही अगर हम बात करें अभी के समय की, जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और इससे अगर बचाव करना है तो ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी अच्छा बनाए रख सकें और जड़ी बूटियों का अहम इसमें भूमिका बताई जा रही है। तो ऐसे में ये पुस्तक हमारे किसानों के लिए, लोगों के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में तो औषधीय पौधों का
और खेती करना बहुत ही लाभप्रद है और खासतौर किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और वनस्पतियां हमारे जो है देश में बहुत प्राचीन काल से ही उपस्थित रही हैं। चाहे हम अपने आंगन में तुलसी की बात करें, बाहर नीम के पेड़ की बात करें, बरगद करें, पीपल करें, ये हमारे देश में प्राचीन काल से ही हमें जो है इसका ज्ञान है। और लेकिन अब जरूरत है कि इन औषधीय वनस्पतियों को हमें वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार उगाएं ताकि किसान जो है वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके और इसका संग्रह करके जो है अधिक एक तरह से विश्व के अंदर में अपना नाम कमा सके। जी, तो जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि प्राचीन काल से ही हम लोग जड़ी बूटियों को अपनाए हुए हैं, चाहे हम अपने घरों के आंगन की ही बात कर लें, चाहे हमारे किसान खेतों में भी इसकी खेती कर लें, लेकिन कुछ कमी हमने खेतों में ज़रूर देखी है इसकी खेती को अगर हम बात करते हैं। तो ऐसे में ये पुस्तक कितनी मददगार साबित होगी इसको बढ़ावा देने के लिए? देखिए, अब जो है विश्व के अंदर औषधीय पौधों की जो है बहुत तेजी से मांग हो रही है और हमने ऐसी जो है हमने नई किस्में विकसित की हैं जो हमारे खेत के लिए, खलिहानों के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। जैसे क्योंकि पहले तो था कि हमारे किसान जो है अपनी जानकारी अपने तक रखते थे और वह वो वाली जो है किस्म अपनाते थे जिसमें अधिक जो है लाभ नहीं हो पाता था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इन जड़ी बूटियों को देखते हुए ऐसी खोज निकाली जिससे जो है अब हम करोड़ों रुपए का हम एक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। हमारे किसान इनको बाहर विदेशों में भेज के और देश में तो हम अपने कमा ही रहे हैं, साथ साथ में विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो ये देखते हुए अब जो है आज की समय की मांग ये है कि हम इस औषधियों को, इन वनस्पतियों को एक वैज्ञानिक तरीके से हम उगाएं और वैज्ञानिक पद्धति से इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब सर इस पुस्तक का ही हम रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे इसका शीर्षक है जड़ी बूटियों की खेती, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी होगी, इसकी किस्मों के बारे में जानकारी होगी। तो आप ही विस्तार से बता दें कि क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है। विशेष इस पुस्तक में 3 प्रकार के हम पौधों की बात कर रहे हैं। एक तो औषधीय पौधे हैं और कुछ पौधे जो है विटामिन युक्त पौधे हैं और तीसरा जो है अन्य उपयोगी पौधे हैं। तो औषधीय पौधे के में हमारा पपीता, मुलट्ठी, धतूरा, अश्वगंधा, पुदीना, जायफल आदि का हमने विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है। जहाँ तक विटामिन युक्त पौधे हैं इसमें कुनैन है, लेमन ग्रास है, खुरासानी है, आंवला है। इन जो प्रजातियां हैं जो इसमें हमारे पास में बहुत औषधीय हैं, उन प्रजातियों का हमने विशेष रूप से इसमें विस्तार से हमने इस पे हमारे लेखकों ने लिए है, इस पे रिसर्च करके वो आर्टिकल लिखे हैं। और अन्य उपयोगी पुस्तकें पौधे जो हैं जिसमें नीम, तुलसी, सफेद मूसली, सतावरी, सर्पगंधा, ब्रह्मी, ऐसी जो औषधीय और मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी हमने इसमें विस्तृत जानकारी दी है। जी, तो तरह तरह के जो औषधीय पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं और कैसे इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी उपलब्धता की, इसके मूल्य की। तो इसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है और कितना मूल्य इसका रेखांकित किया गया है? ये पुस्तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रकाशन विभाग में, जिसे कृषि ज्ञान और प्रबंध निदेशालय के हमारे सेल्स काउंटर बिक्री केंद्र पर उपलब्ध है। अभी किसान भाई के हमारे पते लेटर लिख के या ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने किसान भाइयों के लिए पता बताता हूँ। हमारा पता है व्यवसाय प्रबंधक, कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1 पूसा, नई दिल्ली 110012 और हमारा ईमेल है bmicar@icar.org.in। अगर किसान भाई हमें इस पते पर या ईमेल से हमसे पत्र व्यवहार करेंगे तो हम अपने बच्चों को उनको जो है जानकारी और पत्रों द्वारा या ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। और इस पुस्तक का जो मूल्य है वो केवल 275 रुपया प्रति कॉपी है। जी, तो आसानी से हमारे जो किसान हैं इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। पता बता दिया गया है, ईमेल आईडी बता दी गई है, आप इसके ज़रिए संपर्क कर सकते हैं और मूल्य भी मात्र 200 रुपये रखा गया है। आप इसको दे करके बिल्कुल इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। जड़ी बूटियों की खेती आजकल बहुत अच्छी मांग चल रही है और इससे आप ज़रूर लाभ ले सकते हैं अगर आप इस पुस्तक का चयन करते हैं। तो जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब है हमारा अगला सेगमेंट कृषि शिक्षा और रोजगार खंड, जिसमें हम खास तौर पर कृषि शिक्षा के किसी खास विधा के बारे में चर्चा करते हैं और उससे जुड़े जो रोजगार की संभावनाएं हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारे करियर एक्सपर्ट क्या खास बताने जा रहे हैं। कौशल विकास से जुड़े जो इग्नू के पाठ्यक्रम हैं उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए बात करते हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार यादव से, जो निदेशक है कृषि विद्यापीठ इग्नू में। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर यादव। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय है वो कोरोना के संक्रमण का समय, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं इस वक्त अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर हैं, और ऐसे में कई तरह की सोच उभर रही है। लोग चाहते हैं कि इस समय का सदुपयोग करें। ऐसे में जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का भी आह्वान किया है, तो इसे देखते हुए जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरह से इग्नू के जो पाठ्यक्रम हैं उनका लाभ उठा सकते हैं और अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। ये भारत आत्मनिर्भर भारत जो है हमेशा एक कृषि प्रधान देश रहा है, और जब तक कृषि आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। और जैसा कि पता है वर्तमान समय हमारा जो है वो काफ़ी महामारी का दौर है, और इसमें लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रुके हुए हैं। इसमें दूरस्थ शिक्षा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है और हो रहा है। इसके माध्यम से लोगों तक कौशल विकास पहुँचाया जा रहा है, डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने लोग हमारे चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों या जो हम जिनको घरों में गृहिणी महिलाएं हों, जो भी अपने कौशल का विकास करना चाहती हैं किसी भी कृषि या उससे संबंधित उद्यमों में, वो हमारे पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि ज्ञान दर्शन चैनल में आप जो है आप उसको देखिए। आप DTH पर स्वयं प्रभा चैनल देखिए, उससे हमारे पाठ्यक्रमों की जानकारी पता चलेगी। फेसबुक पर भी हमारे विश्वविद्यालय द्वारा अपने पाठ्यक्रमों की चर्चा और उससे संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ऐसा हमारे विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी वर्ग के लोग, वर्ग का मतलब जैसे वो चाहे मजदूर वर्ग के हों, चाहे गृहिणी हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, जो भी कृषि से संबंधित अपनी दक्षता या जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उनकी थोड़ी और स्किल की ज़रूरत है बढ़ाने की या उनका नॉलेज बढ़ाने की, वो हमारे पाठ्यक्रमों में दाखिला ले करके अपने आप को और ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। जी प्रोफेसर यादव, आपने गृहिणियों का जिक्र किया, तो हमारे घरों में हम देखते हैं कि जो गृहिणियां हैं वो किसी न किसी छोटे मोटे स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कार्य तो करती ही हैं, लेकिन अगर इसी को वो स्वरोजगार में बदलना चाहती हैं और इनसे जुड़ी जानकारी चाहती है, तो किस तरह का जो कोर्स है वो इग्नू के माध्यम से वो कर सकती हैं? जी, हमारे पास एक पाठ्यक्रम है जिसका नाम है अवेयरनेस प्रोग्राम इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। हम सबको पता है कि घरों में जितने भी तरीके के खाद्यान्न बनाए जा सकते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, खास करके फलों और सब्जियों से, वो हमारे बहुत ही पुराने समय से ऐसी प्रथा चली आ रही है और आज भी वो कायम है।
तो अगर किसी गृहिणी को और ज़्यादा उसमें दक्षता हासिल करना है तो ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर के फलों और सब्जियों से विभिन्न तरीके के उत्पाद बना सकते हैं। अगर और थोड़ी और हायर लेवल पे और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल है और डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, जिसमें डेयरी से संबंधित मतलब आप दूध से कैसे डिफरेंट उत्पाद बना सकते हैं, ये सारे उत्पाद जो है वो घरों में बनाया जा सकता है। और जैसा आजकल ऑनलाइन का दौर है, अगर इसमें कोई रोजगार भी स्थापित करके और जैसे हम ऑनलाइन डिलीवरी का मैकेनिज्म देखते हैं उसके तहत अपने खाद्य पदार्थों को अच्छी क्वालिटी के बना करके बेच सकते हैं। और इसके लिए आपको मानक हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध है और वहां से संपर्क करके आप उन मानकों का पालन करते हुए व्यवसाय कर सकते हैं। हम इस वक्त कोरोना के संक्रमण की स्थितियों के बारे में बात कर रहे थे और किस तरह की परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। दैनिक मजदूरों के सामने भी बड़ी परेशानियां आई, वो इस समय किस तरह के कोर्स कर सकते हैं, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे ताकि वो अपने कौशल का विकास कर सके इस समय? देखिए, दैनिक मजदूर सारे हमारे जो गांव में पहुंच चुके हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके की कृषि से संबंधित कौशल विकास की ज़रूरत है तो वो सारे जितने भी पाठ्यक्रम हमारे हैं उसमें से वो देख सकते हैं। और जिन पाठ्यक्रम को वो उचित समझते हैं, जो उनके चाहे वो खेत से संबंधित हो या उनके वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय से संबंधित हो, ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर के अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो मजदूर किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों जहां पर कृषि से संबंधित स्किल उनके पास न हो, लेकिन इस समय चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है और हमेशा रहेगा भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, तो वो अगर वहाँ पर अपना कुछ रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय सबसे उचित समय है। और दूरस्थ शिक्षा सबसे उपयुक्त शिक्षा पद्धति है जिसके तहत विश्वविद्यालय आपके पास खुद पहुंच करके आपको शिक्षा प्रदान कर सकता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर यादव, हम गृहिणियों और दैनिक मजदूरों की बात कर रहे हैं, साथ ही जो ग्रामीण युवा है अगर वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और इसके साथ ही वो परेशानियों से भी जूझ रहे हैं, जो साक्षरता स्तर है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसे में ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि इन जो कोर्सेज़ का जिक्र अभी आपने किया है उसमें किस तरह की फीस की आवश्यकता होती है और साथ ही कितनी योग्यता की ज़रूरत होती है? हमारे जो मुख्य रूप से जो सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग और सर्टिफिकेट इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, इनमें सारी में अहर्ताएँ सबसे ज़्यादा अगर हैं तो किसी केवल क्लास 12th पास है, किसी में 8 पास है, किसी में लिटरल होना चाहिए, किसी में 10th पास है। तो इसमें अहर्ताएँ भी बहुत ज़्यादा ऐसी कठिन नहीं है। लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर 12 पास हैं तो कर सकते हैं। रही बात फ़ीस की, तो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा सारे पाठ्यक्रमों में जो फ़ीस रखी जाती है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रखी जाती है और बहुत नॉमिनल होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ीस कुछ चार्ज नहीं होता है और ये प्रयास किया जाता है कि ये शिक्षा ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, या डिसएडवांटेज ग्रुप जिनको हम बोलते हैं, जैसे लोग डिफ़िकल्ट एरियाज़ में रहते हैं वहाँ तक पहुँचे। इसीलिए फ़ीस का बहुत ही इसमें नॉमिनल रखा जाता है। जी प्रोफेसर यादव, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवा हैं और जो गृहिणियां हैं वो ज़रूर इग्नू के द्वारा संचालित इन कोर्सेज का जो है वो लाभ उठाएंगे और मुश्किल भरे इस वक्त को भी सुअवसर में बदल देंगे। आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमें इस कार्यक्रम में दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब बारी है मनोरंजन यानी सांस्कृतिक झलक की, तो आइए देखते हैं आज क्या है खास आपके लिए। पाथाली पानी सलत सलत करे रे अरे खल खलैया हैसा उठे बैठर हातल सैया खल खलैया हैसा उठे बैठर हातल सैया नौसरिया दे पाडुरैया दे सलसलैया सोलुक रे नमाज दोइरा दिया सोलुक माज दोइरा दिया
ताले पावर काले नावे गोलवी कापे सिलसिला नावे से रोज तूफान मापे रे रोज तूफान मापे देवरे ताले पावर काले नावे गोलवी कापे सिलसिला नावे से रोज तूफान मापे रे रोज तूफान मापे अरे सिरोली सिरोली खुले भोमरा भोमरी खेले रे अरे सिरोली सिरोली खुले भोमरा भोमरी खेले रे बादल उदाली गाए पानीते जमीते हले रे शाली धानी श्यामला बोने हुइला पंखी डाके सीख मिलाया हाशे रे सा शशा खेतेर फाके रे शशा खेतेर फाके शाली धानी श्यामला बोने हुइला पंखी डाके सीख मिलाया हाशे रे सा शशा खेतेर फाके रे शशा खेतेर फाके अरे सोनाली रूपाली रंगे रांगा हইল নদী আরে সোনালি রূপালি রঙে রাঙা হইল নদী মিতালি পাতাইতাম মুই মনের মিঠা পাইতাম যদি রে মিতালি পাতাইতাম মুই মনের মিঠা পাইতাম যদি রে আরে ঝিল মিলাইয়া ঝালর পানি নাচে থইয়া থইয়া ঝিল মিলাইয়া ঝালর পানি নাচে থইয়া থইয়া নাও সাইয়া দে বালুরাইয়া দে সলসলাইয়া চলুক রে নাও মাছ দইরা দিয়া চলুক মাছ দইরা দিয়া নাও সাইয়া দে বালুরাইয়া দে সলসলাইয়া চলুক রে নাও মাছ দইরা দিয়া চলুক মাছ দইরা দিয়া সলসলাইয়া চলুক রে নাও মাছ দইরা দিয়া চলুক মাছ দইরা দিয়া इसी के साथ हमारे आज के अंक में बस इतना ही और अब मैं मोनालिसा आपसे इस वादे के साथ विदा लेती हूं कि अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।